हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके AIB 18 में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ना केवल आपको AIB 18 में, इसके अलावा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करो, चाहे आप LLB लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, चाहे आप APO या फिर JLO की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द IPC रिलेटेड विद द पनिशमेंट ऑफ द काउंटर फिटिंग करेंसी नोट एंड बैंक। इन सभी में से कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 489 कैपिटल ए, 489 कैपिटल बी, 489 कैपिटल सी, 489 कैपिटल डी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। भारत दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जो जाली मुद्रा नोट और बैंक नोट से रिलेटेड है और उसके किसके बारे में बात करती है? दंड के बारे में, पनिशमेंट के बारे में बात करती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 489 कैपिटल ए इस बारे में बात करती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है ये? इफ ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एंड डिटेन ए पर्सन इन ए लॉकअप डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग ए बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, पुलिस ऑफिसर इज ए गिल्टी ऑफ। यानी कि उसे यहाँ पर अरेस्ट करके रखा हुआ है, उसकी बेल ग्रांट हो चुकी है, उसके बावजूद भी। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? पहला ऑप्शन है अबडक्शन, दूसरा है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, तीसरा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, फोर्थ है इन सभी में से कोई भी नहीं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। यदि किसी भी पुलिस अधिकारी ने अदालत से जमानत आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है या लॉकअप में बंद कर दिया है, तो पुलिस अधिकारी किस अपराध के लिए दोषी होगा? अपहरण, गलत तरीके से रोका गया, गलत कारावास, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो चीज़ आपको हिंदी में समझ नहीं आ रही है उसे आप इंग्लिश में समझिए, और जो आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है उसको आप हिंदी में समझिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड पॉइंट, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए यहाँ पर दोषी होगा वो पुलिस अधिकारी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर ए सेक्सुअल फेवर फ्रॉम ए वुमेन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द IPC? सेक्शन 354 कैपिटल ए, सेक्शन 354 कैपिटल बी, सेक्शन 354 कैपिटल सी, सेक्शन 354 कैपिटल डी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं कि किसी भी महिला को यौन संबंध की मांग या अनुरोध IPC किस धारा के अंदर दंडनीय होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेक्शन नंबर 354 कैपिटल ए, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझ लेते हैं। आज हम थोड़ा सा फास्टली करेंगे ताकि, क्योंकि क्वेश्चन जो है 50 प्लस होने वाले हैं, इसलिए स्पीड में करके चलेंगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ द IPC गैंग रेप इज पनिशेबल? सेक्शन 375A, 375B कैपिटल बी, सेक्शन 376 कैपिटल ए, 376 कैपिटल बी, 376 कैपिटल सी और 376 कैपिटल डी। कौन सा इसका सही जवाब है? हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। IPC की किस धारा के तहत सामूहिक बलात्कार दंडनीय होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेक्शन 376 कैपिटल डी इस बारे में बात करती है। वो गैंग रेप के पनिशमेंट के बारे में बात करती है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन 499 ऑफ IPC हाउ मैनी एक्सेप्शन आर प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ डेफामेशन? मान आने की बात की गई है। कितनी एक्सेप्शन बताई गई है? 5 है, 8 है, 9 है या 10 है? IPC की धारा 499 के तहत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवाद प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, 10 अपवाद वहां पर प्रदान किए गए हैं।
बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी रिलेटेड टू द पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। इसको याद रखना है, प्रोवोकेशन की बात की जा रही है। सेक्शन नंबर 324 ऑफ आईपीसी, सेक्शन नंबर 332 ऑफ आईपीसी, सेक्शन नंबर 334 ऑफ आईपीसी, सेक्शन नंबर 323 ऑफ आईपीसी। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जो उकसाव पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड से संबंधित है? तो इससे रिलेटेड हमारा जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 334 इस बारे में बात करती है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी विद पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ, मिसचीफ की पनिशमेंट किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन नंबर 426, सेक्शन नंबर 427, सेक्शन नंबर 428 या इन सभी में से कोई भी नहीं है? हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शरारत यानी मिसचीफ की सजा से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन नंबर 426 इस बारे में बात करती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ए शूट जेड विद इंटेंशन टू किल हिम एंड डाई इन ए कॉन्सिक्वेंसेस। ए इज ए गिल्टी ऑफ मर्डर, कल्पेबल, होमोसाइड, बोथ 1 and 2 एंड इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। ए ने जेड को मारने के इरादे से उसे गोली मार दी और जिसके परिमाण स्वरूप जेड की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर एक किस चीज के लिए दोषी होगा? ये यहाँ पर हत्या के लिए, गैर इरादात्मक हत्या के लिए, या इन दोनों के लिए, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, मर्डर के लिए वो है लायबल होगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है ये। ए इम्पोर्ट into India and export there from any counterfeit coin knowing the same to be a counterfeit in quality under which section of the IPC। तो इसका सही जवाब कौन सा है ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। सेक्शन 234 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 235 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 236 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 237 ऑफ आईपीसी। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं कि कोई नकली सिक्का भारत में आयात करता है या वहां से निर्यात करता है, यह जानते हुए कि वह नकली है, आईपीसी के किस धारा के अंदर उसे गुणवत्ता पूर्वक माना जाएगा? उसे जो है यहाँ पर माना जाएगा गुणवत्ता पूर्वक किस सेक्शन के अंदर आईपीसी में? ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 237 ऑफ द आईपीसी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है। इंटरनेशनल ओमिशन इज इंटरनेशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस बाय ए पर्सन लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म इज डील विद द विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी? सेक्शन नंबर 202, सेक्शन नंबर 203, सेक्शन नंबर यहाँ पर इसको ये आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पर 204 कर लीजिए, और लास्ट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 205। तो कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है, उससे पहले हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं कि जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा जानकारी देने में जानबूझकर चूक करना किस धारा के अंतर्गत इसे निपटाया जाता है? किस धारा के अंदर आएगा? ये आएगा हमारा सेक्शन नंबर 202 ऑफ द किसकी? आईपीसी, सीआरपीसी। ये आप इसको एक बारी देख लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अब हमारे स्टार्ट हो गए हैं इंडियन एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। इसको हम समझते हैं। क्या कह रहा है कि होस्टाइल विटनेस इज वन हु डज नॉट टेल द ट्रूथ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी। थर्ड ऑप्शन है गिव स्टेटमेंट द पार्टी हु कॉल्ड हिम एज ए विटनेस। फोर्थ ऑप्शन है इज नॉट डिजायरस टू टेल द ट्रूथ एंड गिव टेस्टिमनी अगेंस्ट हिज फेवर पार्टी हु कॉल्ड हिम एज एन विटनेस। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। शत्रुता पूर्वक गवाह कौन होता है? वह होता है जो सच नहीं बोलता है, विरोध पक्ष के खिलाफ बयान देता है, जिस पक्ष ने उसे गवाह के रूप में बुलाया है
वह बयान दे। और लास्ट ऑप्शन है सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है और अपने ही पक्षधर दल जिसने उसे बुलाया है उसके विरुद्ध में गवाही देता है। तो किसे कहते हैं हम हॉस्टाइल विटनेस? फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि विच काइंड ऑफ द एग्रीमेंट कैन बी प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 85 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिकल एग्रीमेंट या इन सभी में से कोई भी नहीं है। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट की तो उनके लिए पढ़ देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 कैपिटल ए के अंतर्गत न्यायालय किस प्रकार के समझौते को मान सकता है? लिखित समझौता, मौखिक समझौता, इलेक्ट्रॉनिकल समझौता या इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 85 कैपिटल ए को तो इलेक्ट्रॉनिकल एग्रीमेंट को यहाँ पर मान्य जाता है कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं कि ए विटनेस अनेबल टू स्पीक इफ गिव ही स्टेटमेंट इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट देन सच एविडेंस शैल बी डीम्ड टू बी एन। फर्स्ट ऑप्शन है ओरल एविडेंस, सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, थर्ड ऑप्शन है हियरसे एविडेंस, फोर्थ ऑप्शन है प्राइमरी एविडेंस। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। बोलने में असमर्थ कोई भी गवाह यदि न्यायालय के समक्ष लिखित में अपना बयान देता है तो ऐसे साक्ष्य माने जाएंगे मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, इसको कहते हैं अफवाह यानी कि सुनी सुनाई बातें, हेयरसे और प्राथमिक साक्ष्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ओरल जो है एविडेंस, मौखिक जो साक्ष्य है वो इसका जो है सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एक्यूज्ड कैन बी प्ली ऑफ एलिबी, यानी कि कब प्ली ऑफ एलिबी ले सकता है और किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत कोई भी अभियुक्त अन्यंत्र होने का दावा ले सकता है, प्ली ऑफ एलिबी ले सकता है? तो सेक्शन नंबर 11 जो है वो बात करती है प्ली ऑफ एलिबी के बारे में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स मीन्स नॉट टू मेक ए स्टेटमेंट इन कंसाइंस टू द अर्लियर। सेकेंड ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट टू मेक स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी टू द अर्लियर स्टेटमेंट और एडमिशन। थर्ड है रेस जुडिकाटा, फोर्थ है वैग्यू स्टेटमेंट। यानी कि वी बंधन के सिद्धांत का अर्थ क्या है? पहले के अनुरूप बयान ना देना, दूसरा है पूर्व कथन स्वीकार या पूर्व कथन के विपरीत बयान देने पर प्रतिबंध, और थर्ड ऑप्शन है रेस जुडिकाटा, फोर्थ ऑप्शन है अस्पष्ट कथन। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये डिटेल में। सबसे पहले इसको समझते हैं। एन अक्यूज्ड इन ए पुलिस कस्टडी इन्फॉर्म टू द SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर दैट द की बाय विच ही ओपन द सेफ कमिट थेफ्ट इज कीप बाय हिम इन द पेट्रियो ऑफ द हाउस। पेट्रियो का यहाँ पर क्या मतलब है इसे आप हिंदी में समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है आंगन। दैट व्हाट एक्सटेंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रूफ, कितनी मात्रा तक इसे प्रूफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, सेकंड ऑप्शन कह रहा है फॉर ओपनिंग द लॉक ऑफ सेफ, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फॉर कमिटिंग द थेफ्ट बाय ओपन सेफ एंड डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, एंड लास्ट ऑप्शन है फॉर कीपिंग द की इन ए पेटियो ऑफ द हाउस। अब बात करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, उसके बाद इसका हम जो सही जवाब है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पढ़ते हैं। पुलिस हिरासत में एक आरोपी ने थाना प्रभारी को बताया है कि जिस चाबी से उसने तिजोरी खोली और चोरी की वह चाबी उसने अपने घर के आंगन में रख दी है। इस जानकारी को किस हद तक सिद्ध किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है चोरी का अपराध करने के लिए, दूसरा है तिजोरी का ताला खोलने के लिए, तीसरा है तिजोरी खोलकर चोरी करना और सबूत नष्ट करने के लिए, या घर के आंगन में चाबी रखने
के लिए। तो इसे इतना ही प्रूव किया जा सकता है जितना कि फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है, घर के आंगन में चाबी रखने के लिए, फॉर कीपिंग द की इन द पैटियो ऑफ द हाउस। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इन द इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्रेशन कोर्ट मीन्स क्या होता है? ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट और पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक द एविडेंस। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेने के लिए कानून के अधिकृत मध्यस्थता को छोड़कर सभी व्यक्ति और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव और उपरोक्त सभी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। When the court has to form an opinion as to electronic signature of any person, the opinion of the certified authority which has issued the electronic signature certified as a fact in issue. First option, second relevant fact, third proof fact और fourth none of the above। यानी कि क्या समझा जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड है और वहां पर उसका सर्टिफाइड प्रूफ का ओपिनियन दिया गया है जो भी व्यक्ति है उसके द्वारा, जिसे हम कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन भी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? उससे पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। जब न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिकल हस्ताक्षर के संबंध में एक राय बनानी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिकल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रमाणक प्राधिकारी की राय होती है। तो ऐसे में मुद्दों के तथ्य यानी फैक्ट इन इशू, प्रासंगिक तथ्य यानी कि रिलेवेंट फैक्ट, थर्ड ऑप्शन है सिद्ध तथ्य यानी कि प्रूवन फैक्ट, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है इस तरीके के फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि ए डिजायर ए कोर्ट टू गिव ए जजमेंट दैट बी शैल पनिश फॉर द क्राइम which A says B has committed. According to the Indian Evidence Act 1872, the burden of proof is upon। किस पर होगा burden of proof? A पर होगा अंडर सेक्शन 101, B पर होगा अंडर सेक्शन 103, A पर होगा अंडर सेक्शन 104, B पर होगा अंडर सेक्शन 108। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। ए चाहता है कि अदालत यह निर्णय दे कि बी को उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसे ए कहता है कि बी ने किया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार सबूत का भार किस पर होगा, बर्डन किसके ऊपर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन ए पर होगा अंडर सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अंडर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन से आप क्या समझते हो? क्या कह रहा है? द क्वेश्चन सजेस्ट द आंसर विच द पर्सन पुट इट विश एंड एक्सपेक्टेड टू बी द रिसीव। सेकेंड ऑप्शन है ए क्वेश्चन आस्क्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट the witness by his previous thing। थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन आस्क with reasonable ground। फोर्थ ऑप्शन है क्वेश्चन आस्क with a view to check the veracity of the witness। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, फिर इसका सही जवाब क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। प्रमुख प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन शब्द से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है प्रश्न उस उत्तर का सुझाव देता है जिसे डालने वाला व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जिसने पूछा है वही प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करने की उपेक्षा करता है। दूसरा ऑप्शन है गवाह की पिछली बात का खंडन करने के लिए पूछा गया प्रश्न। तीसरा है तर्क पूर्वक आधार पर पूछा गया एक प्रश्न। फोर्थ है गवाहों की सत्यता जांचने की दृष्टि से पूछा गया प्रश्न। तो लीडिंग क्वेश्चन किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। पहला यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर इन द स्टेट लिस्ट। कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? 52, 57, 66, 61। राज्य सूची में कितने विषय दिए गए हैं? हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो क्या 52, 57, 66 या 61? तो वहां पर 61 सब्जेक्ट जो है मेंशन किए गए हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन द प्रोविजन लाई अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 103, 106, 105, 104। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं, विशेष रूप से उस व्यक्ति की जानकारी में तथ्य को साबित करने का भार यह प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि जो फैक्ट यहाँ पर दे रहा है कि किसी ने कुछ किया है, किसी ने अपराध किया है, उसका बोझ किस पर होगा और वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, उसे पता है कि उसने ऐसा किया है, तो सेक्शन नंबर 106 इस बारे में बात करता है। तो इसका सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, कौन करेगा अपॉइंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या हाई कोर्ट। महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय। कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, गवर्नर कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है कि कौन अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर हाई कोर्ट। यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो वो व्यक्ति कर सकता है जो कि हमारा राष्ट्रपति है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि हु कोल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ए कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कौन सा सही जवाब है, इसको आपको देखना है। हिंदी वाले के लिए पढ़ देता हूं पहले। यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारे किस चैप्टर में दिए गए हैं, चैप्टर 4 में है, संविधान के अंतरात्मा किसने कहा था, किसने कहा था, तो ये कहा था हमारा ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा, ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा। इसका ये सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखिए, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए। जल्दी ही हमारे 50+ क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन। किस सेक्शन में किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल की बात की गई है, आर्टिकल 107, 108, 110 एंड 111। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा आर्टिकल नंबर 110। आर्टिकल नंबर 110 में यह बात कही गई है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इन विच लैंडमार्क जजमेंट आर्टिकल 14, 19, 21 दैट इज अ गोल्डन प्रिंसिपल जिसको फॉर्म किया गया था, किस केस के अंदर किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक फैसले में किस ऐतिहासिक फैसले में अनुच्छेद 14, 19 और 21 यानी कि सरवण त्रिभुजा का निर्माण हुआ था। तो ये मेनका गांधी वर्सेस मेनका गांधी बेनाम भारत संघ के केस के अंदर किया गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये, इन विच ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट राइट टू इन्फो यानी इंफॉर्मेशन वाज कंसीडर टू बी एन फंडामेंटल राइट। किस केस के अंदर कंसीडर किया गया था, तो ये कंसीडर किया गया था पहले केस के अंदर, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, किसी भी ऐतिहासिक इन सभी में से किस ऐतिहासिक मामले में सूचना का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था। तो राज्य नारायण बेनाम उत्तर प्रदेश के राज्य के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इन विच ऑफ द लैंडमार्क केस
डील विद द राइट टू इंटरनेट एक्सेस। जब हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सेस की और राइट टू इंटरनेट एक्सेस की, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सेस की तो फहीमा शरील वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक और केस इससे रिलेटेड है, वो है हमारा सेकंड केस अरुणादा सॉरी वो प्रोनाउंस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो इसका जो है ये ऑप्शन हो सकता है, एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको भी समझ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील विद द मीडिया फ्रीडम। मीडिया फ्रीडम से रिलेटेड कौन सा केस है इन सभी में से, तो उससे रिलेटेड हमारा केस है थर्ड केस, यानी कि बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेनेट कोलमैन बेनाम भारत संघ का जो केस है वो रिलेटेड है हमारा मीडिया फ्रीडम से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस मनी बिल इन ए लोकसभा। कौन कर सकता है लोकसभा में धन विधेयक, कौन पेश कर सकता है, ये हमारा प्रश्न है। तो लोकसभा स्पीकर, मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के मंत्री और वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो लोकसभा के मंत्री ऐसा कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो लोकसभा है, मिनिस्टर्स ऑफ जो लोकसभा है वो ऐसा कर सकते हैं। कोई भी मिनिस्टर है लोकसभा का वो मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकता है, पेश कर सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। हाउ मैनी ग्राउंड ऑफ ए डिवोर्स आर गिवन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। 7 ग्राउंड दिए गए हैं, 8 ग्राउंड, 9 ग्राउंड या 10 ग्राउंड। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के कितने आधार दिए बताए गए हैं, तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि 8 आधार जो है बताए गए हैं जब हम सेक्शन नंबर 13 HM में हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ या नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 323, 324, 325, 326। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, तो इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 324। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि फॉर हाउ मच टाइम द ऑर्डर गिव अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC टू बी फोर्स, यानी कि 144 लगा दी गई है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला है नॉट मोर देन 1 मंथ, सेकेंड ऑप्शन है नॉट मोर देन 2 मंथ, थर्ड ऑप्शन है नॉट मोर देन 3 मंथ, फोर्थ ऑप्शन है नॉट मोर देन 6 मंथ। यानी कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। धारा 144 CRPC के तहत दिया गया आदेश कितने समय तक लागू रह सकता है, तो ये 2 महीने तक लागू रह सकता है, और इसे अगर एक्सटेंड किया जाता है तो ये मैक्सिमम 6 महीने तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। हाउ मैनी विटनेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। क्या एक विटनेस की जरूरत है, 2 की, 3 की, या किसी भी विटनेस की जरूरत नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। पंजीकृत दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता होती है, ये हमारा प्रश्न है। जब हम बात करते हैं अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो वहां पर किसी भी विटनेस की जरूरत नहीं होती, और उसे प्रूव करने के लिए किसी भी विटनेस की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है। अंडर CPC आर्बिट्रेशन, दैट इज जिसे हम क्या कहते हैं, सेटलमेंट, जो इशू को सेटल करती है,
मोड ऑफ सेटलमेंट इशू इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी? सेक्शन नंबर 88, सेक्शन नंबर 89, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 91। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं, सीपीसी के तहत मध्यस्थता यानी कि मुद्दों का निपटान करने का तरीका किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 89। सीपीसी का बात करता है इसके बारे में। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। विच लैंडमार्क जजमेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन से रिलेटेड अगर हम बात करें अंतर की, तो किसमें बताया गया है? सबसे पहला केस क्या कह रहा है? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। सेकंड है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। थर्ड केस है आर वर्सेस टल्सन का, और फोर्थ केस है टोल्सन का, और फोर्थ केस है रविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, कौन सा ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है, ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें कि सामान्य इरादे और समान इरादे, सामान्य और समान दोनों अलग अलग शब्द हैं, के बीच में अंतर किया गया था। तो इससे रिलेटेड हमारा जो केस है वो है हमारा महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का। तो इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाउ मैनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन, अंडर द सेक्शन ऑफ 34, जो बात करता है इंटेंशन के बारे में, किसी कॉमन इंटेंशन ना कि सिमिलर इंटेंशन। तो कितने व्यक्ति यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं? एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 5 या फिर नॉन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, आईपीसी की धारा 34 के तहत अपराध कायम करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है एटलीस्ट 2 पर्सन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, क्या होता है? रिसेंटली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, यानी कि अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर वुमेन बिल पास किया गया था, लेकिन उसे अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा 2026 के अंदर। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि क्या है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। पहला ऑप्शन कहता है कैलकुलेट ए नंबर ऑफ सीट ऑफ द लोकसभा अमंग्स द यूनियन टेरिटरी। सेकंड ऑप्शन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। थर्ड ऑप्शन है फ्रेगमेंट द स्टेट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट डिफाइंड फॉर द स्टेट इन पार्लियामेंट, या फिर नॉन ऑफ द अबव। कौन सा इसका सही जवाब है? हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, परिसीमा अभ्यास क्या है? संख्या की गणना करें केंद्र शासित प्रदेश के बीच में लोकसभा की सीटों की संख्या या फिर विधानसभा की सीटों की संख्या। और तीसरा है संसद में किसी भी राज्य के लिए परिभाषित सीटों की संख्या के अनुसार राज्य को निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित करें, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ये कह रहा है पहले जनगणना की जाए, उसके बाद यहाँ पर यह बताया जाएगा कि कितने कितने डिवाइड कर दी गई हैं सीटें। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी किस चीज से संबंधित है? इट इज ए रूल ऑफ एविडेंस। और यह सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? क्रिएट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस बोथ 1 and 2। एंड फोर्थ ऑप्शन है इस सभी में से यहाँ पर कोई सा भी नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, आईपीसी की धारा 34 साक्ष्य का नियम है, एक ठोस अपराध बनाता है, या उपरोक्त दोनों, पहला और दूसरा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन 34 की, तो ये कहता है यह एक क्या है? रूल ऑफ एविडेंस है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये। टू स्टेब्लिश सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कॉमन इंटेंशन टू प्रूव बट नॉट ओवर्ट एक्ट टू बी प्रूव। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कॉमन इंटेंशन एंड ओवर्ट एक्ट बोथ टू बी प्रूव। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कॉमन इंटेंशन नीड नॉट टू बी प्रूव बट ओवर्ट एक्ट टू बी प्रूव।
और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नॉन ऑफ द अबोव। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए पहले पढ़ देते हैं। आईपीसी की धारा 34 स्थापित करना है, सामान्य इरादे को साबित किया जाना चाहिए लेकिन प्रकट कार्य को साबित नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है सामान्य आशय और प्रकट कार्य दोनों को सिद्ध किया जाना। थर्ड ऑप्शन है सामान्य इरादे को साबित करने की जरूरत नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष कार्य को साबित करने की जरूरत है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है, जब हम बात करते हैं सेक्शन 34 की, तो यह बात करता है कि यहाँ पर कॉमन इंटेंशन प्रूफ होनी चाहिए, ओवर टेक्स्ट को प्रूफ करने की, साबित करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, व्हाट इज द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। कितनी पनिशमेंट है, 1 साल फाइन और बोथ, 2 साल फाइन और बोथ, 6 साल फाइन और बोथ। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। गैर कानूनी सभा का सदस्य होने के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है। तो इसके लिए 6 महीने की सजा और फाइन या फिर इन दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि हु कैन नॉट पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या इन सभी में से कोई भी नहीं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश कौन पारित नहीं कर सकता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ये दोनों ही पास कर सकते हैं ऑर्डर सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, प्रिलिमिनरी बर्डन ऑफ प्रूफ इज इन क्रिमिनल केसेस ऑन, यानी कि शुरुआत में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन पर, एक्यूज पर, विक्टिम पर या प्लेंटिफ पर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। आपराधिक मामले में सबूत पर प्राथमिक भार किस पर होता है, अभियोजन पर, अभियुक्त पर, पीड़ित पर या फिर वादी पर। तो सब बात करें क्रिमिनल केसेस की तो वहां पर होता है प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन के ऊपर होता है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं कि व्हाट डज सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक अबाउट। इसके बारे में बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ, इन दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 किस बारे में बात करती है, सबूत का बोझ या फिर सबूत का दायित्व किस बारे में बात करती है। तो ये बात करती है ओनस ऑफ प्रूफ के बारे में। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि सेक्शन नंबर 313 सीआरपीसी का बात करता है। पहला ऑप्शन है कोर्ट पावर टू समन मटेरियल विटनेसेस। सेकंड ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ द विटनेसेस। थर्ड ऑप्शन है पावर टू एग्जामिन द एक्यूज। फोर्थ ऑप्शन है एक्यूज पर्सन टू बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। धारा 303 सीआरपीसी के किस बारे में बात करती है, महत्वपूर्ण गवाहों को बुलाने के आदेश की शक्ति या फिर गवाहों का ज्ञापन या अभियुक्त से परीक्षण करने की शक्ति, या फोर्थ ऑप्शन है आरोपी व्यक्ति का समक्ष गवाही होना। तो किससे रिलेटेड है सेक्शन 313 313। तो ये रिलेटेड है हमारी पावर टू एग्जामिन ऑफ ए एक्यूज, जो बात करता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, जिसे हम SAB कहते हैं, SA। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट, यानी कि नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, cognizance can be taken only by the police report, complaint, information, suo motu। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। NI एक्ट की धारा 168 के अनुसार संज्ञान लिया जाता है पुलिस रिपोर्ट पर, शिकायत पर, जानकारी पर या सव्य संज्ञान पर। तो किसके द्वारा, यहाँ पर कंप्लेंट पर लिया जाता है, यानी कि शिकायत पर लिया जाता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है, एक फेमस केस है ADM जबलपुर केस।
रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिट, किस रिट से संबंधित है? सर्चुररी, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो। अब हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। प्रसिद्ध एडीएम जबलपुर केस निम्नलिखित में से किस रिट से संबंधित है? सर्चुररी, हैबियस कॉर्पस सॉरी, इसे हिंदी में कहते हैं सर्चुररी, तो ऐसे ही लिखा हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रामादेशी या फिर क्वा वारंटो। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को यहाँ पर इस केस से रिलेट किया गया है, जो कि इस केस को हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि फैक्ट विच इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट ऑफ द प्लेस, नेम, date, identification, relation of party is a relevant under which section of the Indian Evidence Act, section number 7, 8, 9 and 10 of the Indian Evidence Act। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। स्थान, नाम, तिथि, पहचान और पार्टियों के संबंध में प्रासंगिक तथ्य को समझाने या पेश करने के लिए आवश्यक तथ्य धाराओं के तहत है। किस धारा के तहत है? तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ये बात करता है सेक्शन नंबर 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 9 ऑफ ए इंडियन एविडेंस एक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सस्पेक्टेड पर्सन आर रिलीवेंट, या चैटल और थिंग आर रिलीवेंट, या ये दोनों, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत पहचान की गई है संदिग्ध, प्रासंगिक या फिर चार्टल प्रासंगिक की। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। इन दोनों के बारे में बात करता है। जब हम सेक्शन 9 पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो बात करता है टीआईपी यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड can be conducted in the presence of a police officer, magistrate, private person, either magistrate or private person, but not before the police officer। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, उनके लिए पढ़ देते हैं। परीक्षण पहचान परेड किसकी उपस्थिति में आयोजित की जा सकती है? पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, निजी व्यक्ति, या तो मजिस्ट्रेट या निजी व्यक्ति, लेकिन पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझते हैं क्या कह रहा है ये कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज ए रिलेवेंट एज इट इज ए कोर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। सेकंड है हेयर से एविडेंस, थर्ड है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, फोर्थ है इन सभी में से कुछ भी नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। परीक्षण पहचान परेड वैसे ही प्रासंगिक है, यानी कि रिलेवेंट है किस चीज के लिए? पुष्टि करने वाला साक्ष्य, सुनी सुनी बातों का प्रमाण देना, पर्याप्त साक्ष्य, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जब बात करते हैं हम टीआईपी की, तो ये रिलेटेड है कोर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के बारे में, इसलिए इसका पहला जो है सही जवाब है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला है टीआईपी पर से इज नॉट एडमिसेबल। सेकंड है बेल कैन बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ टीआईपी। थर्ड ऑप्शन है एक्यूज कैन नॉट बी आस्क फॉर टीआईपी एज ए मैटर ऑफ राइट। फोर्थ है कोर्ट कैन ड्रॉ एडवर्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट एक्यूज्ड इफ ही डज नॉट अपीयर फॉर द पर्पस ऑफ द टीआईपी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि टीआईपी पर से स्वीकार्य नहीं है, टीआईपी के आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती। थर्ड ऑप्शन है आरोपी अधिकार के तौर पर टीआईपी नहीं मांग सकता या मांग कर सकता यदि आरोपी टीआईपी के उद्देश्य से अपील नहीं करता है तो अदालत के खिलाफ प्रतिकूल निष्क्रिय निकाला जा सकता है। यानी कि जब हम बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की, तो इन सभी में से जो सेकंड ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है, क्योंकि इस आधार पर टीआईपी के आधार पर बेल को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये इसको समझते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ द रेस जुडिकाटा।
पहला केस क्या है, सत्यचरण वर्सेस देवराजन। दूसरा है MS कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड वर्सेस इंडियन बैंक बॉम्बे। थर्ड है PC जयरथ वर्सेस अमृत जयरथ। और फोर्थ है इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।